धरती सोनी रांगली, यहाँ रब की मेहर बसे, यहाँ नीर बहे मस्तानड़े, यहाँ पावन पवन बहे। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। गलत तो मैं था। वाहेगुरु की कसम है, आज से यह गुरु की फौज हमेशा तेरे अंग संग रहेगी, तेरे साथ। आप हमें हमारा हक छोड़ने के लिए कह रहे हैं, लेकिन मैं अपने बेटे के साथ अन्याय नहीं होने दूंगी। तुम क्या समझती हो, गुरदत्त की चिंता सिर्फ तुम्हें है? रंजीत उसकी पूरी जिम्मेदारी उठाने को तैयार है, इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूं। वो तो हमारे खोए हुए इलाके भी लौटाने को राजी है। मैंने जो देखा सुना आपको बता दिया, आप दोनों की भलाई के लिए खा पी कर। हाँ, क्या हुआ अगर वो जाते हैं मोरा को सुनने तो? अजब क्या है इसमें? अतर खान जैसे फनकार भी तो हैं, उनको भी तो सुनते हैं वो। इतना सा था, शायद आंखें भी नहीं खुली थी मेरी, मां का चेहरा भी नहीं देखा। जन्म देते ही मां चल बसी। मां की गोद कैसी होती है मैं नहीं जानता। मुझे अपना लो, तुम्हें बेटा मिल जाएगा और मुझे मां। आप रंजीत को जाकर समझाइए बुजुर्ग की तरह कि क्यों दूसरे के मामले में टांग अड़ाकर पंजाब को तबाही का मैदान बनाना चाहता है। कायरे, क्या खबर लाए हो? जी महाराजा रंजीत सिंह इस वक्त लाहौर में नहीं हैं। तमाम लाओ लश्कर के साथ मुल्तान की मुहिम पर गए हुए हैं। वापसी की कोई खबर? जी नहीं, मुहिम लंबी होने के आसार हैं। खबर तो अच्छी नहीं है। उधर अंग्रेजी फौजें करीब पहुंचती जा रही। अंग्रेजी फौज हमारा पीछा कर रही है, ये हम जानते हैं, सब ठाऊ का है। जी मेरे लिए कोई हुक्म? तुम जाकर हमारा पैगाम दे दो कि हमें खालसा सरकार की मदद दरकार है। हम इसी उम्मीद से यहाँ आए हैं। जो हुक्म सरकार। हम इसी वक्त दरियाए ब्यास पार करेंगे और अमृतसर की ओर कूच करेंगे। संभव हुआ तो वही शेरे पंजाब से मुलाकात भी हो जाएगी। ये तो हम बहुत बड़े धर्म संकट में फंस गए हैं भाई फतेह सिंह। एक तरफ मुल्तान का वो पाजी नवाब मुजफ्फर खान और दूसरी तरफ अपने मराठा सरदार भाइयों की मदद की गुहार। मैं तो कहता हूं कि हमें जे पहले मुल्तान वाला कंडा ही निकाल लेना चाहिए। वैसे भी फतेह हमसे ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन वो अमृतसर में हमारा इंतजार कर रहे हैं। अगर हम मुहिम को यूं ही बीच में छोड़कर चले जाते हैं तो उस नवाब के बच्चे के हौसले 7वें आसमान पर चले जाएंगे। भूल जाओ सोलकर को। होलकर अकेला नहीं है, उसके साथ जंग भी हमारे दरवाजे तक खिंची चली आई है। अंग्रेज फौजी उसके साथ पीछे पीछे जरूर आ रही होंगी। खबर तो ये भी है सिंह साहब कि जनरल लेक और उसकी फौजें दरिया व्यास तक आ भी पहुंची हैं। एक बार जिस जमीन पर उनके खेमे गड़ जाते हैं, उनको उखाड़ना बहुत मुश्किल होता है। हमें उन्हें ये मौका नहीं देना है।
मैं तो कहता हूं हमें अभी कूच कर देना चाहिए उसे, तुरंत। तो ठीक कहना है पुत्र, फरंगी की जात का कोई भरोसा नहीं। मुजफ्फर को तो बाद में भी निपट लेंगे। तो मैं क्या फौजों को चलने का हुक्म दूं सिंह साहब? हम अमृतसर के लिए कूच करेंगे तुरंत। और कितने दिनों तक हमें यहाँ पर पड़े रहना होगा महाराज? जरूरत तो हमारी है ना रे सदाशिव, इंतजार तो हमें ही करना होगा ना रे बाबा। तुम्हारी आंखों की चमक बताती है जरूर कोई अच्छा पैगाम लेकर आए हो। जी महाराज, महाराजा रंजीत सिंह मुल्तान की मुहिम को बीच में ही छोड़कर अमृतसर की ओर कूच कर चुके हैं। बहुत खूब, बहुत सांगली खबर। घे घे घे, रख लो, जा। सदाशिव, ए सदाशिव, सुना तूने? रंजीत आ रहा है, रंजीत। रंजीत, हर मुकाम पे जीत, इसका मतलब है हर रण में जीत। काय बख्तोस रे बाबा। एक अरसे के बाद आपकी बाजुओं में समंदर को ठाठे मारते हुए देख रहा हूं महाराज। बिजली चमक रही है आपकी आंखों में। एक बार वो हमारे साथ हो जाए, फिर इस ज्वार को कोई नहीं रोक सकता। पूरे हिंदुस्तान में हमारा परचम लहराएगा। पूरे हिंदुस्तान में? यहाँ भी? हाँ, बस देखता जा। ये सियासत का खेल है, खेल सत्ता सा। और सुनाइए रामदाल जी, क्या सूरत हाल है? जैसा आपका आदेश था सरकार, सरदार होलकर और उनके सिपा सालारों को पूरे शाही एहतराम के साथ ठहराया गया है। वो हमारे मेहमान हैं और मेहमान का दर्जा भगवान का होता है। आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा खालसा जी। वैसे वो बड़ी बेसब्री से आपका इंतजार कर रहे हैं। हम भी मुल्तान की मुहिम को बीच में छोड़कर यूं ही नहीं चले आए हैं। जल्द से जल्द हम उनसे मिलना चाहेंगे। आप उन तक संदेश भिजवा दीजिए। बहुत अच्छा। पता नहीं ये तैयार होने में और कितना वक्त लगाएगी। अरे जल्दी कर बागवान, सूरज सर पे चढ़ा है। बहुत लंबा सफर तय करना है हमने। आ रही हूँ ना, हर वक्त सर पर आसमान उठाए फिरते हैं। लाला जी घर पर ही हो? आइए आइए, अभी तक तो घर पे ही हूँ। हमने सोचा बाहर छकड़े खड़े हैं, सामान लदा है। खैर तो है लाला जी, कहाँ जाने की तैयारी है? किस बात की खैर? जब से होलकर अपनी फौजें लेके इस शहर में आया, हमारी तो रातों की नींद उड़ चुकी है। क्या पता कब जंग छिड़ जाए। तुम्हारी तो चांदी है लाला, कीमतें आसमान छू रही हैं। तुम्हारी कोड़ियां अशरफियां हो रही हैं। अरे कोई समझाओ इन्हें, समझाओ इन्हें। दूर के डोली सुहावने लगते हैं। हमने जंगें देखी हैं, हमें पता है जब जंग छिड़ती है तो क्या हाल होता है। बात तो इसकी खरी है कमालुद्दीन। मैंने तो सुना है जहां इक्का दुक्का जगह पर लूटपाट भी हुई है। भूखे लोग और क्या करेंगे? लूटपाट ही करेंगे ना। बाजार तो सब वीरान पड़े हैं। भूत नंगा नाच कर रहे हैं बाजार में। डर के मारे कोई व्यापारी इधर का रुख नहीं करता। कहां जाए वो? मतलब मुसीबत में दुम दबाकर भाग जाओगे लाला? और क्या, मुसीबत को कहेंगे आओ भैया आओ आओ तुम्हारी आरती उतारे। हमें क्या जरूरत है किसी की मुसीबत में हाथ जलाने की? भरोसा रखो रूरमल, धीरज, सरकार इसका जरूर कोई ना कोई हाल निकालेंगे। ये बस रे बाबा सदाशिव, खड़े खड़े थक जाएगा। मैं तो कहता हूं कि हम यहाँ पर सिर्फ अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं सरदार।
एक वक्त ही तो है ना हमारे पास, और कुछ बचा है? ज्यादा वक्त नहीं है हमारे पास। फिरंगी फौजें किसी भी वक्त। और कोई चारा है तेरे पास? हैं? मौत की साय की तरह जनरल लेक पीछे पड़ा है। यही हमारी आखिरी शरण स्थली है रे बाबा। पीछे हम लौट नहीं सकते और आगे कुछ बचा नहीं। देवा रे देवा। महाराज, महाराजा रणजीत सिंह जी आ रहे हैं। काय? गुरुओं की इस धरती पर आपका स्वागत है होलकर साहब। हजारों सैकड़ों कोस चलकर हम तो आप ही के दर्शन के लिए आए हैं। उम्मीद करता हूं कोई कष्ट तो नहीं हुआ होगा। जैसे ही आपका संदेश मिला हम उल्टे पांव चले आए आपसे मिलने। ये सदाशिव राव है, हमारा विश्वास पात्र। सूरत हाल तो एकदम साफ है रंजीत सिंह जी। इन गोरों ने हमें अपने ही घर में बेघर कर दिया। खाना बदोश हो गए हैं हम, कभी इस दर कभी उस दर। धीरज वो दौलत है जसवंत राव जी, जिसकी आजमाइश सिर्फ मुसीबत में ही होती है। मराठे मुसीबतों से घबराते नहीं है महाराज, वो तो बस दिल बहलाने की चीज है। आइए आइए, आप उधर बैठिए। शुक्रिया, आइए। हाँ। ये बसा रे बाबा। इस देश की हालत देखकर दिल दुखता है। वो आहिस्ता आहिस्ता सबको निकलते जा रहे हैं। पहले बंगाल, फिर अवध, मैसूर, दक्कन और अब आपसे हमारी सूरत हाल तो छिपी नहीं है रंजीत सिंह जी। अगर आप पे आप ये इल्जाम लगाएं कि उसने सब कुछ जला के राख कर दिया, किसी को बख्शा नहीं, तो ये तो सादा दिली आपकी है। उसने तो अपना काम किया है जो उसे आता है, ये तो उसका स्वभाव है। हम आपका मतलब नहीं समझे। अपनी हार का कारण ढूंढना है तो दुश्मन की ताकत में नहीं, अपनी कमजोरी में ढूंढिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। कड़वा सच कड़वी दवा की तरह होता है, पर आपकी बात में वजन तो है। यहां आकर हमने कोई गलती नहीं की, और इसी बहाने हर मंदिर के दर्शन भी हो जाएंगे। ठीक है, आप लोग भी आराम कीजिए, मैं भी गुरु घर के दर्शन करके आता हूं। जरूर, लेकिन फिर मुलाकात कब होगी? इत्मीनान रखिए, बहुत जल्द। सिंह साहब, मेरी बात पे गौर कीजिएगा। वो लोग व्यापार करने यहां आए थे, हाथ बांधे, और आज पूरे मुल्क की सियासत उनकी उंगलियों पे नाचती है। आप फिर मदारी को कोसने लगे होलकर साहब। सच कहा। सिंह साहब, अगर हम काठ की पुतलियों की तरह पड़े रहे अलग अलग, तो कोई नहीं कह सकता कि अगली बारी किसकी होगी। सिंह साहब, अगर हम और आप मिल जाए तो उनके पांव 7 समंदर पार जाकर ही जमीन ढूंढ पाएंगे। इत्मीनान रखिए, हम बहुत जल्द अपना फैसला आप तक पहुंचा देंगे। निराश नहीं करेंगे आपको। हम इंतजार करेंगे। ठीक है, चलता हूं। जी। परेशान मत, अच्छा आदमी है रे बाबा, बस। अच्छा दातार, ये बता,
सिंह साहब को हमारे यहाँ आने की खबर मिल गई होगी। कहाँ बहन जी, वो तो अपने राजकाज के कामों में इतने उलझे रहते हैं कि उन्हें कहाँ फुर्सत हमारी सुध लेने की। तू तो ऐसे बात करती है जैसे राजकाज ना हुआ, तेरी सौत हो गई। बहन जी आप भी ना बस कमाल करती हैं। हमें यहाँ देखकर वो हैरान हो जाएंगे ना। हाँ, और नन्हे खड़क सिंह को देखकर तो खुशी से उछल पड़ेंगे। अच्छा, और तू अपनी बात क्यों नहीं करती? तू भी तो कैसे उतावली हो रही थी उन्हें देखने को। धत, आप भी ना बहन जी बस। दातार, मेहताब, सिंह साहब, सिंह साहब, बस बस, ये क्या कर रही है? चलो बैठ। अगर पहले से ही खबर कर दी होती तो मैं बहन जी आपको हैरान करना चाहती थी। हट पगली। अरसों से हरमंदिर साहब जी की परिक्रमा का मौका नहीं मिला, तो सोचा दर्शन करें। कहाँ खो गई दातार? जी क्या सोचने लगी? कुछ नहीं, हमने सोचा आप खड़क सिंह को देखकर कितना खुश होंगे, कितना बड़ा हो गया है वो। रुक जाइए कुंवर जी, धीरे कुंवर जी धीरे। कैसे हैं आप खड़क सिंह? ठीक हूँ जी। मुद्दतों बाद नसीब होता है ऐसा दुल्हा। आप लोगों का उल्हाना ठीक है। आप लोग माँ हैं, लेकिन गुरु ने जो खालसा राज मेरी झोली में डाला है, वो भी तो भी एक नन्हा बच्चा है। उसे भी देख रेख की जरूरत है, हिफाजत की, परवरिश की। उसे भी तो अभी अपने पैरों पे खड़ा होना है, मजबूत होना है। सिंह साहब, ये आप क्या सोचने लगे? कुछ नहीं। मैं भी मसरूफ हूं, तुम लोग तैयार रहो। सांझ के वक्त हम लोग गुरु घर को चलेंगे, कुंवर को साथ लेके। मैं चलता हूं। जनरल लेक की फौजें दरिया ब्यास तक पहुंच चुकी हैं। अब यहां से ना तो अमृतसर दूर है और ना ही लाहौर। दीवान जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं पुत्र, पानी सर के ऊपर तक आ गया है। हमें अपनी हिफाजत के लिए कदम उठाने चाहिए, तुरंत। आपका क्या मशवरा है? मशवरे तो बाद में होते रहेंगे पुत्र, तो गुरु की फौज को हुक्म कर बाकी अकाल पुरख पर छोड़ दे। लेकिन बिना वजह किसी को मौका देना। क्या कह रहे हैं आप? अभी आपको कोई वजह दिखाई नहीं दे रही? फौजें लेकर वो हमारी दहलीज तक पहुंच गए हैं। बात तो बाबा जी की ठीक है, हम आंखें तो बंद नहीं कर सकते। लेकिन ये नौबत आई है होलकर की वजह से, वरना अंग्रेजों से हमारी कोई दुश्मनी नहीं, ना ही उन्होंने हमारा कोई नुकसान किया है। नुकसान हुआ है तो होलकर का, इलाके छीने हैं तो उसके। तो क्या हम उसे यहां से बाहर निकाल फेंके कि जाओ और उन फरंगियों के हवाले कर दो खुद को? क्यों दुश्मनी ले हम उसके खातिर? आखिर इसमें हमारा फायदा क्या है? वो हमारी शरण में आया है, ऐसे मामलों में फायदा या नुकसान नहीं देखा जाता। मैं आपके जज्बात की कद्र करता हूं, लेकिन ये मामला शख्सी नहीं, सियासी है। माफ कीजिएगा, सियासत मामले को टालने का नाम नहीं है। हम वो गलती नहीं कर सकते जो अवध के नवाब ने की, जो टीपू सुल्तान ने की। परंपराओं का भी कोई अर्थ होता है। जो हमारी पनाह में आ गया, हम उसको पीठ तो नहीं दिखा सकते। आप सब अपनी बात साफ साफ शब्दों में कहिए, मामले को उलझाइए मत। दीवान मोहकमचंद सही वजह फरमाते हैं सिंह साहब।
दूसरों की गलतियों से हमें सीखना चाहिए। होलकर का साथ देने में हमें क्या मिलेगा? एक नया और ताकतवर दुश्मन। दुश्मन तो वो हमारे हैं ही। अब आप क्या चाहते हैं कि हम अपनी बारी का इंतजार करें कि कब ये फिरंगी अपनी असली औकात में आते हैं? और हम सिर्फ वक्त चाहते हैं। एक तल्ख हकीकत है कि हम अभी उनके मुकाबले के लिए तैयार नहीं हैं। हमारे एक तरफ ये अफगान जो आए दिन हमारे अमनो चैन को लहूलुहान करते रहते हैं, और दूसरी तरफ ये फिरंगी। फिरंगियों से हम अभी मोर्चा खोल नहीं सकते। ये दानिशमंदी नहीं होगी। अब फैसला तो आपको ही करना है। ना तो हम इस मामले को लटका सकते हैं और ना ही निपटाने की जल्दबाजी कर सकते हैं। तारीख ने हमें ऐसे मोड़ पे लाके खड़ा कर दिया है जहां फिसलन ही फिसलन है। हमें हर कदम बहुत एहतियात से उठाना होगा। लम्हों के फिसले हुए सदियों तक संभल नहीं पाते। लेकिन होलकर को हमें कोई जवाब तो देना ही होगा खालसा जी। हो सकता है अंग्रेजों की तरफ से भी कोई हम तक पहुंचने की कोशिश करे। हमें सभी पहलुओं पर गौर करना होगा। मोहकम चंद जी, आप अंग्रेज फौजों की हर हरकत पर नजर रखें और हमें खबर करते रहें। जी सरकार। अरे मामा जी, आप जुदा पुत्र, बैठिए। मैं यहाँ दरबार साहब माथा टेकने के लिए आया था, तो मुझे पता चला कि तू यहाँ है, तो मैं तुझे मिलने चला आया। तो क्या कोई खास काम से यहाँ तू रुका है? जी, एक उलझन आन पड़ी है। होलकर, तूने उसे इतना देर रखी है? मराठों से हमारी दोस्ती पुरानी है मामा जी। होलकर हमारे यहाँ मेहमान हैं और ये बात किसी से छिपी भी नहीं है। देख रंजीत, तू मधुमक्खियों के छत्ते में हाथ डाल रहा है। ये फिरंगियों का बिगौड़ा है। वो हमारे यहाँ शाही मेहमान हैं। देख रंजीत, उम्र के लिहाज से तुझे सलाह देता हूं। मेहमानवाजी तो ठीक है, अगर वो तुझसे मदद मांगे तो इस लफड़े में मत पड़ना, साफ इनकार कर देना। ये आप ही बोल रहे हैं मामा जी? अरे तुझसे ज्यादा दुनिया देखी है मैंने। ये फरंगी बहुत ताकतवर है। इसका पेशवा बाजीराव भी उनके सामने आंख नहीं टिकाता। उसके साथ उलझने में तेरा नुकसान ही नुकसान है। ये आप किसकी भाषा बोल रहे हैं मामा जी? मैं समझा नहीं पुत्र। फिरंगियों ने आपको ये नहीं बताया कि वो संदेश भेज रहे हैं या धमकी? क्यों किया आपने ऐसा? क्या जरूरत थी आपको उनका बोझ ढोने की? मैंने किसी का बोझ नहीं ढोया, मैंने दोस्ती की है। आपकी दोस्तियां तो आए दिन बदलती रहती हैं। जब थॉमस को हराना था तो मराठे दोस्त थे, फ्रेंच दोस्त थे, और अब नीति यही है रंजीत। चढ़ते सूरज को सलाम ठोको और जल चढ़ाओ। सूरज तो खालसा राज का चढ़ रहा है, लेकिन आपकी मतलबी आके उसको देखना नहीं चाहती, इधर उधर भटकाती हैं। कभी मुगल, कभी अफगान, और अब फिरंगी। मुझे नहीं पता था, सत्ता में आने के बाद तू बुजुर्गों से बात करने भी भूल गया। माफ कीजिए मामा जी, अगर आप एक बुजुर्ग की हैसियत से आते तो मैं आपकी गोद में सर रखकर सारी बात सुनता, जैसे पहले सुना करता था। लेकिन इस वक्त आप जनरल लैग से जाकर कह दें कि हमें अपने दोस्तों के साथ कैसा सलूक करना है, इसका फैसला हम करेंगे, वो नहीं।
अगर एक बार हम इन फरंगियों को यहां से खदेड़ बाहर करते हैं तो सदियों तक हमारे नाम के तराने गूंजेंगे। आने वाली पीढ़ियां हमारी एहसानमंद होंगी। इन विदेशियों को अपनी धरती पर दंदनाते हुए देख खून हमारा भी खौलता है, बाजू हमारे भी फड़कते हैं। लेकिन हमें खुद पर काबू रखना सीखना होगा। सदियों बाद पश्चिम से आने वाली तबाह बर्बादी की आंधियों पर कुछ रोक लगी है। शाह शुजा के अफगानिस्तान तख्त पर बैठने से हमारे लोगों ने राहत की सांस ली है। लोग घरों और बस्तियों में रहने लगे हैं। अरसे बाद फसलें लहलाने लगी हैं। हमारी एक छोटी सी गलती भी इन सब पे पानी फेर सकती है। हमने जो कुछ भी हासिल किया है, ये वक्त उसको गंवाने का नहीं बल्कि संभालने का है। मैं चाहता हूं कि लोग हमें जंग और तबाही के लिए नहीं बल्कि अमन और खुशहाली के लिए याद रखें। बात तो तुम्हारी ठीक है पुत्र, मगर अमन की इस चाह को कहीं दुश्मन हमारी कमजोरी न समझ ले। हमें दुश्मनों की नहीं, अपने लोगों की परवाह करनी चाहिए। अपने किसानों की। लोगों की खुशहाली तो हमारी मजबूती है। जिस देश के किसान खुशहाल होंगे उस देश को कोई हरा नहीं सकता। और बस हमें यही करना है। तो फिर मामा जी से क्या कहें? वो तो समझेंगे हम डर गए हैं उनकी गीदड़ बपकियों से, और ये बात मुझसे बर्दाश्त नहीं होगी। शाह जी, आप फतेह सिंह को लेकर फौरन जाएं और मामा भाग सिंह को सारी बात समझाएं ताकि उनके मन में कोई शुबा न रहे। जी। और दीवान जी, आप बाबा जी को साथ लेकर जाएं और जसवंत राव होलकर को खालसा सरकार के नजरिए से वाकिफ करवाएं। ये मेरी निजी जंग नहीं है मौकम चंद जी, ना ही इसमें मेरा कोई स्वार्थ है। इतनी दूर चलकर हम ये सोचकर आए थे कि आप हमारी बात समझेंगे, आप हमें यूं मझधार में नहीं छोड़ देंगे। हम आपका साथ छोड़ नहीं रहे हैं होलकर जी, पर दे भी तो नहीं रहे हैं। हम जानते हैं इस फैसले के पीछे किसका हाथ है। जिन लोगों के वजीर गोमांस भक्षी म्लेच्छ हो, उनसे ये आशा करना ही मेरी गलती थी। होलकर साहब, आप मेहमान हैं, मेहमान की मर्यादा में रहिए। फकीर अजीजुद्दीन साहब के खिलाफ हम एक शब्द भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर आप ये समझते हैं कि हम आपके रहमो करम पे हैं तो भूल जाओ। अफगानिस्तान का रास्ता अब भी हमारे लिए खुला है। ऐसा सोचने की गलती भी मत करना। अफगान और फिरंगी दोनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, उन पर भरोसा नहीं कर सकते। वक्त का यही तकाजा है कि आप सम्मानजनक तरीके से फरंगियों से समझौता कर लें। खालसा सरकार इसके लिए पूरी कोशिश करेगी। ये बात सिर्फ आप ही कह सकते हैं मौकम चंद जी। शिकस्त के जख्म आपने नहीं, हमने खाए हैं। वो आपके घर में नहीं, हमारे घर में घुसकर बैठे हैं। लेकिन जिनके पास आप हाथ फैलाए जाना चाहते हैं वो वही अफगान हैं जिनके दिए हुए जख्म पूरे हिंदुस्तान की रूह से रिश्ते हैं। आज भी आप भूल सकते हैं लाशों से पटा हुआ पानीपत का वो मैदान जहां दफन पड़ा है आपके सपनों का साम्राज्य। आप सही कहते हैं।
हम अपने सम्मान का सौदा नहीं करेंगे, भले कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए। इतिहास हमेशा चुनाव की सहूलियत नहीं देता, लेकिन वो हमेशा एक मोड़ पे रुका भी नहीं रहता। धार के साथ बहो, वक्त आएगा हमारा भी, तब हम इन फिरंगियों को नींबू की तरह निचोड़ देंगे। हम सब साथ होंगे, एक साथ। क्यों खींच खींच कर ला रहे हो जंग को अपने घर में? लाल हो जाएगी जमीन से, खून से। आप तो जानते ही हैं मामा जी कि सूरमा को एक ऐसे दिन का इंतजार होता है कि कब जंग के कूच का ऐलान हो। दिमाग खराब हो गया इस मुंडेरा, समझाओ इसे। क्या समझाएं बात सिंह जी? मराठों की नाराजगी मोल लेने से हमारा फायदा क्या? हम तमाशाई बनकर अपना मौजू उड़वाएं और फायदा हो आपका या फिर आपके उन फिरंगी दोस्तों का। तो तुम क्या समझते हो कि तुम अंग्रेजों को हरा सकोगे? सारा हिंदुस्तान नहीं हरा सका, फ्रांस नहीं हरा सका, तो तुम क्या हरा पाओगे? जीत हार की किसको पड़ी है? हम तो लड़ना जानते हैं। जे मराठे हमारे मेहमान हैं और मेहमानों को भूखे बेड़ियों के हवाले नहीं करते। इतनी बड़ी बड़ी बातें तोप खानों के गोलों के आगे काम नहीं करेगी, समझाइए इसे। सूरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरे कबू न शाडे खेत। आप अपनी परंपराओं को भूल सकते हैं, हम नहीं। शांत होकर हमारी बातों को समझने की कोशिश करें। क्या कोशिश करें? मैं तो संदेशा भी भेज चुका हूं कि रणजीत सिंह जंग नहीं चाहते। जी हाँ, जंग का शौक हमें नहीं है, लेकिन अब निहंग सिंह तो गुरु की साजी फौज है, उन पर तो किसी का हुक्म नहीं चलता। अकाली फूला सिंह जी को रोक रखना टेढ़ी खीर है मामा जी। और उधर माई सदा कौर के 1 लाख घोड़सवार बेचारे अपने घोड़ों की पीठों पर बैठे बैठे परेशान हो रहे हैं कि कब हुक्म हो। जज्बात की किश्ती के सवार अक्सर मझधार में डूब जाते हैं। हम भी टकराव टालना चाहते हैं, लेकिन परंपराओं से मुंह मोड़ा नहीं जा सकता। शरण में आए को निराश लौटा देना सूरवीरों की परंपरा नहीं। तुम मुझसे क्या चाहते हो? अब आई ना बात आपकी समझ में। अगर आप चाहें तो हम दोनों दलों के बीच पुल बन सकते हैं, सुलह का पुल, अमन का। इसी में दोनों की जीत है और हार किसी की नहीं। अपने अंग्रेज आकाओं को खालसा सरकार का पैगाम पहुंचा देना। तो क्या अंदाजा लगाया तुमने भाग सिंह की बातों से? उसके दिल में क्या है? They are playing with us, sir. वो हमारे साथ खेल खेल रहे हैं। रंजीत सिंह is really unpredictable. डुअल है वो, उसकी हर मूव दोहरी है सर। वो आगे बढ़ते वक्त भी पीछे हटने का रास्ता सिक्योर रखता है, और जब पीछे हटता है तब भी उसकी नजरें गोल पर होती है। You are really fan of the man. No sir, not exactly. मैं तो सिर्फ उसको जानने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ ही समय में हमारा उससे वास्ता पड़ने वाला है। सिख और मराठे यदि इकट्ठे हो जाते हैं तो ये सिचुएशन हमारे लिए सीरियसली डेंजरस हो जाएगी। खतरनाक, मोस्ट प्रोमिनेंट फाइटिंग फोर्सेस ऑफ इंडिया। सोचो, मिलकर सब लड़ रहे हैं हमारे खिलाफ। नो सर, मुझे नहीं लगता कि रंजीत रियली लड़ाई के लिए तैयार है। He's just posing. For what? किस लिए?
That is the point. यही समझने वाली बात है। वो क्या कहते हैं? मुद्दे की बात। भगत सिंह ने जो सुना, देखा और हमें बताया, उसको देखते हुए हम किसी प्रकार का रिस्क लेने की पोजीशन में नहीं आए। उनका इतिहास जानता हूँ, अच्छी तरह से जानता हूँ। I appreciate your confidence, लेकिन एक सलाह है। Yes sir, order. Seniors are seniors. किताबों को तजुर्बा नहीं, तजुर्बे को किताबें बनाओ। आगे जाओगे, बहुत आगे। Thank you sir. I understand. सभी फैसले हमारे लेवल पे नहीं लिए जाते। अब देखो, लंदन में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हमसे नाराज है। वो समझते हैं कि हमने ट्रेडिंग कंपनी को फौज में बदल दिया है। शुक्रगुजार होना चाहिए उन्हें हमारा। कुछ कहा तुमने? Nothing. कुछ नहीं सर। साफ ऑर्डर्स हैं, क्लियर कट। कंपनी अब और इलाके क्या बोलते हैं, हड़पना नहीं चाहती। वो जंग नहीं चाहती। No war, no annexations. It's just a temporary state of mind. हो सकता है जो तुम सोचते हो वो सही हो, but orders are orders. Yes sir. We must carry them. हम वहाँ पीस के इरादे से जाएंगे, पर लगना नहीं चाहिए। This is the root lesson of diplomacy. कूटनीति। I understand sir. अफसोस तो इस बात का है जनरल साहब कि हमारी पहली मुलाकात ही ऐसे माहौल में हो रही है। आप हमारा मजबूरी को समझा नहीं। बहुत हसीन मजबूरियां हैं। दूसरे के घर में घुसकर उसी को कहते हैं कि वो समझे। Well, कंपनी सरकार को आपके इलाकों में कोई दिलचस्पी नहीं है। लेकिन आपने हमारे मुजरिम को होलकर साहब बीते को भुलाकर आपकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहते हैं। इसका फैसला हमारे बीच होगा। आप उनका साथ छोड़ दीजिए। हम छोड़ सकते हैं, बशर्ते हमें ये यकीन दिलाएं कि उनको किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। तो हम जसवंत राव जी को राजी कर लेंगे। वो अमृतसर छोड़ देंगे और लौट जाएंगे वापस। तो फिर आपका भी यहाँ पर कोई काम नहीं रह जाएगा। जैसे ही अमृतसर से निकलकर 30 कोस फौजें दूर आ जाएंगी, ब्रिटिश फौज वापस चली जाएगी। लेकिन इसका क्या भरोसा है कि आपकी फौजें दोबारा हमारे इलाकों में नहीं घुसेंगी? Wow, this depends upon mutual faith. फिर भी ये बात इस ट्रीटी का हिस्सा होगी। हम आपको यकीन दिलाते हैं कि हम आपके इलाके में नहीं घुसेंगे और आपके दुश्मन का साथ भी नहीं देंगे। और बदले में आपको हमें ये यकीन दिलाना होगा कि कंपनी सरकार के दुश्मनों से आप कोई वास्ता नहीं रखेंगे। We shall be good friends. दोस्ती का आधार आपसे विश्वास से होता है। गल्लां ते बड़ियां खरियां कर देने। You said something. नहीं नहीं, कुछ खास नहीं, बस यूं ही। और मैंने कहा जी, गल्ली असी चंगियां, अचारी बुरियां। आप छड़ो, तुसी नहीं समझोगे। Good sense of humor. अच्छा मजाक कर लेते हैं आप। मैं मजाक नहीं कर रहा। मेरा मतलब के होलकर से जाकर कहने के लिए हमारे पास कुछ तो होना चाहिए। क्या कहेंगे उससे जाकर? आप उनसे जाकर कह दीजिए कि कंपनी सरकार उनके खोए हुए इलाकों को लौटाने के लिए राजी हो सकती है, बशर्ते वो अपने वफादारी का यकीन दिलाए। We hope for the good. क्यों नहीं? अल्लाह ने चाहा तो सब अच्छा ही होगा। वेरी गुड, अच्छा लगा आपसे मिलके। नया नया साथ है जी,
धीरे धीरे समझ जाएंगे एक दूसरे को। Of course. It does take some time. बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। आइए। कंपनी सरकार की तरफ से मैं हर टर्म को मानता हूं और साइन करता हूं। अपनी आन शान से कदम कदम हसीन है।